अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अपने सारे के सारे हाईलाइटेड टॉपिक जो कि वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। इससे पहले हमने वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे ऑलरेडी हम लोग यहाँ से यहाँ तक सारे कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग और होप्स हो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर ही क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हैं वो हम सारे के सारे जो है वो इसी वीडियो के अंदर कवर कर लें। ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो है जिसके बारे में आप लोग भी ऑलरेडी आप लोगों को नाउ हाउ होगी थोड़ी सी कि अब आईटी के स्टूडेंट है, ऑब्वियसली यहाँ तक तो आप पहुंच ही गए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू जो काम करते हैं, इंटरनेट के ऊपर अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको स्टोर करा सकते हैं। यानी हर वो काम जो इंटरनेट पर हो सकता है एक फिजिकल मशीन के अंदर रहते हुए आप किसी इंटरनेट पर किसी दूसरी जगह पर स्टोरेज का यूज कर रहे हैं, अपने सिस्टम के स्टोरेज को अगर आप सेव कर रहे हैं तो वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। ठीक है, इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यानी जो जो टॉपिक यहाँ पर गिवन है सिर्फ हम वही करेंगे और हर टॉपिक के साथ हम उसके सब टॉपिक्स भी करेंगे और ये हम पूरा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसके असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग के करेक्टरिस्टिक्स है ना, असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे, इसके रिस्क एंड चैलेंजेस देखेंगे, प्राइवेसी देखेंगे, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं उन सबको भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? Using the computer services like the storing data, running app, using software, renting server networking or accessing database through the internet। यानी इंटरनेट का यूज करते हुए इंटरनेट के थ्रू आप अपनी कंप्यूटिंग की सर्विसेज जैसा कि आप डाटा को स्टोर कराना, अपनी एप्स को चलाना, अपने सॉफ्टवेयर को रन कराना या अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना, सर्वर्स को रेंट पर लेना, ठीक है, नेटवर्किंग करना और जितने भी डाटाबेसेस होते हैं उन सबको एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट के थ्रू जो सारी एक्सेस करते हैं, अपने कंप्यूटर का यूज करते हैं, वो सारी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक बात आती है कि इसको हम लोग क्लाउड क्यों कहते हैं। देखो, क्लाउड का मतलब होता है बादल। ठीक है, हमारे जहन में तो वो क्लाउड चल रहा होता है, बादल वाला क्लाउड चल रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो आसमान है वो कोई फिजिकली चीज है। ठीक है, फिजिकली मशीन है। फॉर एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल जर्नल से एग्जाम्पल दे रही हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप समझें कि आपके पास आसमान आपकी एक फिजिकल मशीन है, आपका कंप्यूटर है जहाँ सारा कंट्रोल हो रहा है, और जो क्लाउड है वो आपके इंटरनेट के ऊपर, आपकी फिजिकल मशीन के ऊपर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप लोग अपने डाटा को स्टोर करा सकते हो, अपने वहाँ पे अपनी सर्विसेज को ले सकते हो। उसके अलावा आप अपनी एप्स को भी चला सकते हैं, तो वो आपका क्लाउड कहलाता है। ठीक है, यानी एक फिजिकल मशीन के होते हुए जब आप किसी दूसरी जगह पर उसी फिजिकल मशीन के ऊपर जब आप ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं। सबसे बड़ी और कॉमन एग्जांपल जो इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग की विच इज द गूगल ड्राइव। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट गूगल ड्राइव में से अपने जैसे पीयूएसीपी के जो कम्युनिटी है उनके एग्जांपल ले लेते हैं, तो उनके मोस्ट ऑफ जो नोट्स आते हैं, जो भी वो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो आपको क्लाउड जो आपका गूगल ड्राइव है उसी के थ्रू उसका लिंक शेयर कर देते हैं और उसमें एवरीवन के एक्सेसिबल दे देते हैं। ठीक है, उसकी एक्सेस दे देते हैं हर एक को। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हुए सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने लिखनी है इसके अंदर, आप गूगल ड्राइव की लिख सकते हैं या फिर आप ड्रॉप बॉक्स की भी लिख सकते हैं, उसके अंदर भी आप लोग अपना डाटा स्टोर करा सकते हो। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अब आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट जिसका आपको यही होता है कि आपकी मशीन की जो स्टोरेज है वो आप सेव कर सकते हैं। आप स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं अपने मोबाइल की, अपने लैपटॉप की, अपने पीसी की। कैसे कर सकते हैं? जब आप अपना डाटा अपने क्लाउड पे रखवा रहे हैं, गूगल ड्राइव पर सेव कर रहे हैं, अपने सारे नोट्स, पीडीएफ, कुछ भी एप्स वगैरह सब कुछ अगर आप गूगल ड्राइव पर रख रहे हैं तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि आप जो है वो अपने मोबाइल के अंदर भी सेव रखें। आप जब चाहें अपने क्लाउड का जो अपना गूगल ड्राइव है आप वहाँ उसको इंटरनेट की एक्सेस भी है, वहाँ से अपने नोट्स वगैरह सिंपली जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, डाउनलोड ना भी हो तो आप उसको वैसे भी वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपके सिस्टम के अंदर आपको अलग से मतलब उसकी अपनी जो कंप्यूटर की अपनी स्पेस होती है, अपनी स्टोरेज होती है, आप उसको अच्छी तरह
तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, आपको ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स वगैरह हम आगे पॉइंट्स बाय पॉइंट जो होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग एसेंशियल करैक्टरिस्टिक जो है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपको क्वेश्चन आता है ना सिंपल, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आता है, तो सिर्फ आपने डेफिनेशन और एग्जांपल नहीं लिखनी, आप चाहें तो आप उसकी क्लाउड की करैक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जस्ट मैंने जर्नल की करैक्टरिस्टिक बताई है, लेकिन आगे जो है ना इसको थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। जैसे ये हमारी एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की, और ये किसने डिफाइन की हुई है? NIST, यानी कि आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने आपको 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रोवाइड की हैं। ये 5 ऐसे फीचर्स होते हैं जो ट्रूली बताते हैं कि क्लाउड हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आप मतलब कैसे प्रोवाइड करता है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, यानी आप लोगों को सर्विस लेने के लिए कभी भी किसी इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले होता था ना कि अगर हमें अपने लैपटॉप में अपने अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं जिनको पता नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो वो क्या करते हैं कि अपने लैपटॉप में स्टोरेज मतलब अगर स्टोरेज नहीं रहती है तो वो क्या करते हैं कि जाके इसके अंदर रैम इंक्रीज करवाते हैं, इसके अंदर फला स्टोरेज हार्ड डिस्क वगैरह चेंज कराने लग जाते हैं। जबकि उन्हें ये होना चाहिए कि वो अपनी जितना भी डाटा है वो सारे का सारा अपने गूगल ड्राइव पे रख लें, अगर नोट्स हैवी नोट्स हैं तो बाकी उसको अपने सिस्टम से डिलीट कर दें, ठीक है। तो इसमें भी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग ही जब आपका दिल करे जैसे मर्जी आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि आप लोग जो हैं इमेजिन करें कि आपके पास वर्चुअल मशीन है, आप प्रोग्रामिंग के कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, AWS कंसोल पर जाएंगे, सिर्फ आपको वहां पे एक क्लिक करना है और आपकी जो भी सर्वर होगा आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपको वो सर्वर प्रोवाइड कर देगा, आपको किसी किस्म के इंसान की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको वहां पे साइन करने पड़ेंगे। आप नेटफ्लिक्स, जो बच्चे नेटफ्लिक्स यूज करते हैं उसकी एग्जाम्पल ले लें, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मूवी कोई भी चीज होते हैं वो देख सकते हैं, सिर्फ आपको उसका सब्सक्रिप्शन जो होता है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में पहले हमारे पास ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक थे जिसमें आता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आती है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी इसका मतलब होता है कि आप कहीं भी हैं, चाहे आप फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरांवाला में हूँ, ठीक है, मैंने अपने सारे नोट्स वगैरह अपना सारा डाटा क्लाउड पे रखवाया हुआ है, गूगल ड्राइव पे रखवाया हुआ है। अब मैं अपना मोबाइल साथ लेके जाना भूल गई हूँ, ठीक है, और मुझे अपनी ईमेल वगैरह लॉगिन करनी आती है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ से किसी और शहर में चली गई हूँ, किसी और कंट्री में भी चली गई हूँ, मैंने वहाँ कहीं किसी का भी मोबाइल पकड़ा, ठीक है, मैंने वहाँ अपनी ईमेल लॉगिन की और लॉगिन करने के बाद मैंने अपनी सिंपल गूगल ड्राइव से जो चीज़ मैंने उसको देनी थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स अपनी फ्रेंड को देने थे, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो मैं आउट ऑफ कंट्री गई हूँ, मैं अपना मोबाइल जो है वो घर पे ही भूल गई हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके मोबाइल पे अपनी ईमेल लॉगिन किया, सिंपल तरीके से मैंने अपना जो गूगल ड्राइव है उसको इंस्टॉल किया और गूगल ड्राइव में से अपने जो मेरा जो भी सिस्टम था, जितने भी नोट्स थे सारे जो मैंने उसको प्रोवाइड करने थे वो मैंने उसको वहाँ से सिंपल प्रोवाइड करके अपनी ईमेल वहाँ से हटा दी। यानी ये ब्रॉड नेटवर्क होता है, कहीं भी किसी जगह पर भी है, अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है तो किसी भी डिवाइस के ऊपर आप क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो सर्विसेज होती है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो आपका HTTP है एंड HTTPS जो होती है इसका यूज करते हैं, तो आप इजीली जो है कहीं पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सबसे कॉमन एग्जांपल दी थी कि गूगल ड्राइव की, ठीक है, और यहाँ पर आप वो भी एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, फर्स्ट थी हमारे पास ऑन डिमांड वाली सेल्फ सर्विसेज, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, और उसके बाद हमारे पास आता है रिसोर्सेज पुलिंग, इसको बोलते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज। जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ, आप इमेजिन करें कि आप किसी होटल में रहने जा रहे हैं, अब उस होटल में आपके पास 100 रूम्स हैं, ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि हर एक को 100 रूम्स हैं और 100 ही गेस्ट हैं, तो क्या होगा कि हर गेस्ट को एक एक कमरा मिल गया ना, जितनी उसको जरूरत है उसको मिल गया। तो यहाँ पर जो पूरे होटल के जो रूम्स थे, आप कह सकते हैं कि वो पूरे का पूरा होटल एक क्लाउड था,
एक क्लाउड शेयर्ड जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज हैं, हर गेस्ट को उसके रिसोर्सेज के हिसाब से रूम मिल गया, ठीक है। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यही होता है। फॉर एग्जांपल आप AWS की एग्जांपल ले लें, अमेजोन जो भी सर्विसेज वगैरह थी वो वाली अमेजोन वेब सर्विसेज, उसमें क्या होता है, सबसे वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे कॉमन और सबसे बड़ी एग्जांपल है ना, वो आपकी अमेजोन वेब सर्विसेज वगैरह ही होती हैं। यानी सबसे बड़ा जो क्लाउड कंप्यूटिंग का रिसोर्सेज प्रोवाइडर है ना, सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो आपकी अमेजोन वेब सर्विसेज ही होती हैं। अब जैसे क्लाउड है वो आपको अमेजोन वगैरह जो होते हैं या आजर वगैरह होता है, कोई भी आपको कोई भी पोल दे देता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं। अब व्हाट्सएप पे है हर कोई यूज कर रहा है, ठीक है, उसको लगेगा कि ये व्हाट्सएप मेरा है तो उसका डाटा मेरे अंदर ही रहेगा। लेकिन क्या होता है कि वहां पर एक शेयर्ड रिसोर्सेज वाला सिस्टम होता है, उसमें पूरे का पूरा एरिया होता है और आपने सिर्फ उस एरिया में छोटा सा पार्ट यूज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी क्लाउड है, ठीक है, और ये क्लाउड सिर्फ एक है, ठीक है। ये शेयर्ड रिसोर्सेज कैसे बनेगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड ने अपना डाटा यूज करना है, उसने रिसोर्सेज यूज करने हैं क्लाउड के, तो उसको क्लाउड का सिर्फ इतना सा पार्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं यूज कर रही हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हूँ तो मुझे इतना पार्ट मिल जाएगा, कोई और कहीं पे है तो उसको इतना पार्ट मिल जाएगा। यानी पूरा एक क्लाउड है और इसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो शेयर्ड रिसोर्सेज है। शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम क्लाउड की पूरी सर्विसेज में से जितनी हम चाहते हैं उतनी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, सिक्योर तरीके से यूज कर रहे होते हैं। अगर मेरी फ्रेंड है तो वो अपना अलग से, उसको एक ही क्लाउड के अंदर उसको इतनी सी पार्ट मिला हुआ है अपने रिसोर्सेज को यूज करने का, कोई और बंदा है उसको इतना मिल रहा है, कोई और है उसको इतना मिल रहा है। यानी जितने जिस हिसाब से जिसने जितने भी सर्विसेज यूज करनी है उस हिसाब से उसको इतने शेयर रिसोर्सेज में से या क्लाउड में से पार्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 वाली कैरेक्टरिस्टिक आती है विच इज द रैपिड इलास्टिसिटी, क्विकली इंक्रीज और डिक्रीज द रिसोर्सेज। यानी इसमें होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंक्रीज करने पड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि क्लाउड ऑटोमेटिकली ही एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसे होता है कि आपके रिसोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। यानी जैसे एक वेबसाइट है, आज के दिन उस पे अभी 100 लोग आए हैं, ठीक है, उस 100 पीपल ने विजिट किया है, तो उस हिसाब से जिस वेबसाइट आपने अपनी वेबसाइट को जिस क्लाउड पे रखवाया हुआ है ना, तो उस हिसाब से वो एक्सपैंड हो गई है, ठीक है। अगर गूगल ड्राइव की भी एग्जांपल लेते हैं तो 100 लोगों ने अगर आज के दिन उसमें से नोट्स डाउनलोड किए हैं, उस हिसाब से ही हमारा क्लाउड एक्सपैंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर अगले दिन 1000 लोग आ जाते हैं तो वो 1000 लोगों जितना ही वो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके रैपिड इलास्टिसिटी। और अगर थर्ड डे में अगर फर्स्ट डे में 100 पीपल थे, विजिटर थे, सेकेंड डे में सडनली 1000 पीपल आ गए, अगर उससे थर्ड डे में क्या होता है कि 50 बस 50 लोग आ जाते हैं, तो जो इतना बड़ा क्लाउड था जो एक्सपैंड हो गया था वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं और डिक्रीज हो जाते हैं। यानी आप ट्रैफिक की बात करते हैं, जैसे एक वेबसाइट है, आपने उसको अपने क्लाउड पे रखवाया हुआ है और आपने लोगों को अलाउ किया हुआ है कि आकर उसको देख सकते हैं, ठीक है, एक्सेसिबल आपने दी हुई है, उसको एक्सेस दी हुई है। अब उसमें से फर्स्ट डे में 100 पीपल आते हैं, जैसे इस ये क्लाउड की बात करते हैं ना, इसमें से इतना पार्ट जो है वो आपकी वेबसाइट के लिए है। अगर इसको विजिट करने के लिए 100 लोग आते हैं तो वो सिर्फ इतना ही एक्सपैंड होगा, सिर्फ 100 लोगों के लिए। अगले दिन अगर 1000 पीपल आ जाते हैं तो ये जो है ये एक्सपैंड होकर इतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर उससे थर्ड डे में 50 पीपल आते हैं, 20 आते हैं, तो क्या होगा कि ये पहले से भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी एक्सपैंड था वो थोड़ा सा कम हो गया, उसके रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम मिलते हैं उसको। तो ये होता है रैपिड इलास्टिसिटी। जैसे हम इलास्टिक की बात करते हैं ना, जो हम लोग अक्सर अपनी पैंट्स में यूज करते हैं, तो हम उसको खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, उसको छोड़ते हैं तो वो वापस से छोटा हो जाता है। तो इस तरह से भी हमारे क्लाउड में इलास्टिसिटी का काम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक विच इज द मैयर्ड सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास है मैयर्ड सर्विसेज पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। यानी ये थोड़ा पेड सिस्टम होता है कि आप जितनी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जितने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उस लिहाज से आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, आपके चार्जेस रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो अगर आप जितनी बिजली यूज करेंगे उस लिहाज से आपको बिल आता है ना, ठीक है, जितनी आप चीजें यूज करेंगे आपको उतना ही ज्यादा बिल आएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टोरेज ली है 10 GB की, ठीक है, अगर आपने 10 GB की स्टोरेज ली है, इतना आपका डाटा है, आपने सेव कराना है, तो अगले दिन अगर
तो क्या होगा कि आपको 10 GB का ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अगले दिन आप उसमें 100 GB डाटा स्टोर कराते हैं अपना, उसमें उतनी स्टोरेज लेते हैं, तो आपको फिर 100 GB के लिहाज से ही पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आप जितना पानी चलाएंगे आपके घर की मोटर उतनी चलेगी, ज्यादा मोटर चलेगी तो आपको ज्यादा बिल पे करना पड़ेगा। इसी तरह से आप जितना डाटा स्टोर कराएंगे आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप जितना बड़ा, जैसे पहले आपने 10 GB स्टोर कराया, आपको उस लिहाज से पे करना पड़ा, लेकिन आप जब 100 GB डाटा स्टोर करा रहे हैं तो आपको फिर 100 GB के लिहाज से ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी 5 असेंशियल इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक थी आपके जो क्लाउड कंप्यूटिंग की, और मैं इसको बोलूंगी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री को हम लोग बहुत ही एक स्टोरी वे में डिस्कस करेंगे कि पहले क्या हुआ था और पहले क्या नहीं हुआ था। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल जो बिगनिंग हुई थी उसकी, वो 1960s में हुई थी, जब अर्ली कंप्यूटर नेटवर्क्स का दौर चल रहा था। इसमें क्या हुआ कि 1916 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था JCR लिकलाइडर। ठीक है, इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या था कि लोग जो है वो दुनिया के किसी कोने से भी हैं, ठीक है, वो अपने डाटा को और प्रोग्राम्स को किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे के डाटा को भी, यानी इसने नेटवर्किंग का आइडिया दिया था। तो ये जो नेटवर्किंग का आइडिया था, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सीड बना। सीड मतलब बीज बना, जैसे हम एक बीज बोते हैं तो आगे फिर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो आइडिया था, व्हाट इफ people could access program and data from anywhere in the world through a network। ठीक है, और तो यही आइडिया आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग का सीड बना। आपसे ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्या हुआ कि उस टाइम जो था वो एक प्रोजेक्ट चल रहा था ARPANET, जिसको आज लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ARPANET उस वक्त डेवलप हो रहा था और लोगों ने क्या किया, रिमोट कंप्यूटर्स पर अपना काम करना, डाटा की एक्सेस करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये उस जमाने में बहुत एक्सपेंसिव और लिमिटेड था, क्योंकि आपको पता है ना कि तब बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज किए जाते थे, पूरे पूरे रूम जितने कंप्यूटर होते थे, और सिर्फ जिसके पास होते थे सिर्फ वही उसको यूज कर सकता था। तो ये जो था बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम भी था। ठीक है, लोग इसको इजीली बाय भी नहीं कर सकते थे और लिमिटेड होता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1990s में, ये 1960 से स्टार्ट हुआ, फिर 1990s में वर्चुअलाइजेशन का सिस्टम आया। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ द मैजिक बॉक्स। पहले वाले को हम बोलते हैं स्टार्ट ऑफ अ ड्रीम, इसको हम बोलते हैं द टाइम ऑफ द मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स जैसे VMware होता है, आपका वर्चुअल मशीन होती है, वो लाइक अ मैजिक बॉक्स ही होती है ना, कि आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर, एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अलग से कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, एक मैजिक की तरह ही होता है ना। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी वर्चुअलाइजेशन कहलाती है और ये 1990s में आई। इसका मतलब क्या था कि आप एक फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर वर्चुअल कंप्यूटर को रन कर सकते हैं और कोई भी इसको इजीली यूज कर सकता है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था। ठीक है, इजी टू मैनेजेबल भी था। ये पहला स्टेप था आपका, पहला हमारा जो था वो सीड था क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो हमने बिगनिंग पढ़ी। वर्चुअलाइजेशन जो था ये नेक्स्ट स्टेप था, फर्स्ट रियल स्टेप था जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ लेके जा रहा था। बिकॉज उस जमाने में जो कंप्यूटिंग थी, वो कंप्यूटिंग पावर जो थी वो बहुत ज्यादा थी और बहुत ही शेयर्ड और फ्लेक्सिबल हो गई थी। उसके बाद हमारे पास 2000s में आया राइज ऑफ द सॉस। सॉस कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज बिगिंस। ठीक है, आपने इसको दूसरी वाली सास नहीं समझ लेना। सॉस मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस। हम तो IT के स्टूडेंट हैं, हम CS के स्टूडेंट हैं, हमारे इसमें सास हो, नंद हो, कुछ भी हो, हम उसका एब्रिविएशन निकाल लेंगे, जो कि हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज बिगिंस होता है। अब जब सॉफ्टवेयर, इसमें क्या था कि आपको किसी किस्म का सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी। आप जिस भी वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, आप इजीली वहीं पर भी अपने डाटा को यूज कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना था कि आपको मंथली जो था वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, आपको उसको मंथली पे करना पड़ता था। यानी ये थोड़ा पेड की तरफ था, लेकिन लोगों ने इसको अच्छा समझा, पीपल लव्ड इट, लोग इसको यूज करने लग गए थे, लोगों को मजा आ गया, क्योंकि इसने क्या किया कि इसने वर्चुअलाइजेशन के भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा गेम चेंजिंग कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो था नेक्स्ट, सास के बाद हमारा IaaS, यानी हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। 2006 के अंदर काम हुआ। ये था हमारे पास अमेजोन की दुनिया में सबसे बड़ी चेंजिंग हुई थी, और वो था इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विसेज यूज करना। ये भी आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज
सर्विसेज का बिल्कुल स्टार्ट था, बिल्कुल अर्लियर था कि आपको अपनी सर्विसेज को बाय करना पहले पड़ता था, ठीक है, पहले सॉस में ही होता था, वो पेड था, लेकिन ये बिल्कुल फ्री था। आप लोग क्या कर सकते थे, सिर्फ एक क्लिक पर आपको आपकी सर्विसेज मिल सकती थी। ये टोटली गेम चेंजर था। इसके अंदर आपने स्टार्ट कैसे लेना है, डेवलपर्स जो थे, स्टार्टअप्स जो थे, स्टूडेंट थे, कोई भी था, इसको इजीली यूज करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ एक क्लिक, बटन क्लिक पर आपको अपनी सर्विसेज मिल सकती थी। आपको सिर्फ अपनी सर्विसेज को सिलेक्ट करना होता था, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए था आप उसको सिलेक्ट करते थे और बटन ओके के बटन पे क्लिक कर देना होता था। लेकिन जो SaaS था वो पेड था, लेकिन ये उससे ज्यादा गेम चेंजर आ गया, ज्यादा अच्छा हो रहा है। अब आता है मॉडर्न इरा, जो कि अब का जमाना है। इसको हम बोलते हैं मल्टी क्लाउड एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है किसी भी जो क्लाउड कंप्यूटिंग था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा SaaS है, IaaS है, या हमने वर्चुअलाइजेशन पढ़ी, हमने नेटवर्किंग पढ़ी, इन सब में से किसी भी दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड क्लाउड आ जाता है। तो आज के जमाने में हम लोग किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर पर डिपेंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ गूगल ड्राइव पर डिपेंड नहीं कर रहे, हम ड्रॉपबॉक्स भी यूज कर रहे हैं, हम Amazon वेब की वेब सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं, हम लोग गूगल क्लाउड भी यूज कर रहे हैं, हम लोग AI का भी यूज कर रहे हैं, और अब हम मशीन लर्निंग की तरफ भी बढ़ गए हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टी क्लाउड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मल्टी क्लाउड। हम मल्टीपल कंप्यूटर प्रोवाइडर्स को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें जो कुछ डाटा होता है उनके अपने कंप्यूटर में होता है, कुछ डाटा उनका क्लाउड पे होता है। तो जो अपने कंप्यूटर में डाटा होता है आधा, और जो क्लाउड में होता है, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड क्लाउड, यानी मिक्स ऑफ द लोकल एंड क्लाउड सिस्टम। लोकल सिस्टम और क्लाउड सिस्टम दोनों का जो मिक्सअप होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका हाइब्रिड क्लाउड होता है। आई होप सो आपको हिस्ट्री मजे की लगी होगी एंड आपको ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ, और इसके बेनिफिट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको नहीं कहा जाता कि आपने इसमें क्या क्या करना है, समझ नहीं आती, आपने क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन देनी है, उसकी एग्जांपल देनी है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दे देनी है, ठीक है। हिस्ट्री आप बुलेट्स में लिख सकते हैं कि पहले ये 1990s में हुआ, फिर 1960s में हुआ, 1999 में ये हुआ, 2000 में हुआ, 2006 में ही हुआ, और अब हम मॉडर्न में, ठीक है। आप इस तरह करके बुलेट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने, अच्छा, हिस्ट्री को आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ भी आ जाए ना, आपने हिस्ट्री थोड़ी सी लिख देनी है, आपके नंबर मिल जाएंगे। उसमें आपने क्या करना है, पहले नेटवर्किंग आई, ठीक है, ARPANET के दौरान, उसके बाद फिर आपकी विजुअलाइजेशन आई, फिर आपकी SaaS आई, फिर IaaS आई, ठीक है, उसके बाद फिर ये मॉडर्न क्लाउड आया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं बेनिफिट्स की तरफ। अब बेनिफिट्स क्या है कि लोग जो है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड द क्लाउड। लोग क्लाउड की तरफ क्यों जा रहे हैं? लोग अपने पैसे बचाने के लिए क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्लाउड कॉस्ट एफिशिएंसी है। क्लाउड जो होता है पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है, यानी आप जिसको यूज करना चाहते हैं आपको सिर्फ उतना ही पे करना है। पहले क्या होता था कि लोगों को अपनी सर्विसेज बाय करनी पड़ती थी, रेंट पर नहीं लेनी पड़ती थी, उनको प्रॉपर तरीके से बाय करनी पड़ती थी। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग एंड टेक्निकल स्टाफ जो था, उनको ये सारा रिक्वायर्ड होता था, वो टोटली पेड था। लेकिन अब क्या है कि आप अपनी सर्विसर को, आपके जो भी सर्वर्स होते हैं, आप उनको रेंट पर ले सकते हैं अपनी कंपनीज के लिए। लाइक AWS है, अगर है गूगल क्लाउड, आप इनमें से किसी को भी रेंट पर ले सकते हैं। आपको किसी भी बड़े डाटा की, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही आपको मेंटेनेंस करने की कोई भी वरीड होती कि पता नहीं हमारा डाटा वहां पर मैनेज होगा भी या नहीं, मेंटेन होगा भी नहीं। ये सब काम ऑटोमेटिकली आजकल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी द सेकंड बेनिफिट, जिसका मतलब होता है कि आपको अपने ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ही आप अपने जो ऑटोमेटिकली ही आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, आप उसको इंक्रीज करा सकते हैं, आप उसको डिक्रीज भी करा सकते हैं। किसको? अपने क्लाउड की स्केलेबिलिटी को। जितना डाटा आपको चाहिए आप उतना एज्यूम करें, ठीक है, और जो है उतना ही आपको उसको यूज करना है। अगर आपको थोड़ा डाटा चाहिए तो आपको उतनी ही ट्रैफिक मिलेगी। अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है, लोग ज्यादा बार बार यूज कर रहे हैं, तो आपको उस लिहाज से आपको अपने रिसोर्सेज मिल जाएंगे। यानी ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो सारे क्लाउड सिस्टम एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बेनिफिट आता है, विच इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जहां पर भी हैं,
दुनिया के किसी कोने में भी हैं, अगर क्लाउड पे आपका डाटा पड़ा है तो आप इजीली उसको ले सकते हैं। अगर आपकी ऐप भी वहां पर है तो आप कहीं भी हैं तो आप अपने सिंपल इंटरनेट के थ्रू अपनी क्लाउड सिस्टम में अपनी ऐप को कहीं भी रन करा सकते हैं, चाहे आप घर पर हो, चाहे ऑफिस में हो, या चाहे किसी भी सफर पर हो। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी एंड बैकअप। हमेशा क्लाउड सिस्टम बैकअप रखता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बैकअप भी सेव करता है। जैसे आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें, आपको बैकअप अगर आपका ऑन है तो आप, अगर आपका मोबाइल खराब हो गया, क्रैश हो गया, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अपनी जो व्हाट्सएप होते हैं उसका डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने खुद भी किया हुआ है, मैंने अपना फ़ोन चेंज किया तो देन मैंने क्या किया कि मेरे व्हाट्सएप में बहुत डाटा था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी थे जो मैंने लगभग सीन भी नहीं किए हुए थे, लेकिन उनको रिप्लाई देना ज़रूरी था। देन मेरा मोबाइल टूट गया, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको जब न्यू के साथ एक्सचेंज किया तो मैंने अपना बैकअप रखा हुआ था। बैकअप जैसे ही मैंने किया, सेम एज इट इज़, थोड़ा टाइम लगा लेकिन सेम एज इट इज मेरा सारा व्हाट्सएप का डाटा जो था वो बैकअप हो गया था। तो इसका मतलब हमारा क्लाउड सिस्टम, इंटरनेट के थ्रू जो भी हम काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लैपटॉप क्रैश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका डाटा क्लाउड पर सेव होता है, किसी भी टाइम उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ इनोवेशन। स्पीड ऑफ इनोवेशन का मतलब होता है कि आपको लेटेस्ट टूल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, एआई सर्विसेज, ये सब कुछ आप इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। यानी आप टेस्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को क्विकली बिल्ड करा सकते हैं। अब नई टेक्नोलॉजीज जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो आपको किसी भी और अलग तरीके से किसी चीज को इंस्टॉल करने की या किसी सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई अपडेशन आई भी है तो वो ऑटोमेटिकली ही क्लाउड सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू खुद ही वो अपडेट हो जाता है। ये थे आज के हमारे पास कुछ बेनिफिट्स। अभी तक हमने क्लाउड की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल देखी, हमने उसकी हिस्ट्री देखी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो कि NSIT की तरफ से था, और अब हमने इसके बेनिफिट्स देखे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके रिस्क, चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि ये बात याद रखनी है कि जहां जिस चीज का हमें फायदा मिल रहा है वहां हमें किसी ना किसी चीज का नुकसान भी हो सकता है, किसी चीज के रिस्क या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, एवरी गुड थिंग कम विद सम चैलेंजेस टू। हर अच्छी चीज को किसी ना किसी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग को भी कुछ इसके हिडन रिस्क होते हैं जो कि जिनको समझना और इनको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका जो हमारे पास रिस्क या चैलेंज आता है विच इज़ द डाउन टाइम। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग अपने क्लाउड सर्विसेज पर आपको एक्सेस नहीं मिल रही होती है। ऐसा इस टाइम होता है जब पीछे से कोई सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, या आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता है, पीछे डाटा सेंटर में कोई ना कोई पावर फेलियर आ जाता है, या आपका जो सर्वर होता है वो किसी भी लोकेशन के ऊपर जो है वो क्रैश हो जाता है। इस वजह से आपको कभी कभी आपका सर्वर स्टॉप पड़ जाता है, ठीक है। आपको इससे क्या होता है कि जो लोग आपकी वेबसाइट को, अगर आपने किसी क्लाउड पर रखवाया हुआ है, तो अगर वो नहीं चल रही है, फौरन उस टाइम नहीं चलती है, तो लोगों का उस पर से ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आता है वेंडर लॉक इन। इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक ही प्रोवाइडर पर नहीं रहना। अगर आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आप गूगल ड्राइव ही हर बार यूज करेंगे। आप अपने डाटा को मल्टीपल क्लाउड सिस्टम पर रखें, आप AWS पे रखें, आप ऑजर पे रखें। अगर आपने गूगल पर रखा है, गूगल का अगर सर्वर जहाँ कहीं भी क्रैश हो जाता है, तो जब आप दूसरे किसी और प्रोवाइडर पर रख रहे हैं तो देन इसका मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ एक पर ही डिपेंडेंट नहीं है, आपको किसी दूसरे पर भी डिपेंड कर रहे हैं। एक से अगर सर्वर नहीं चल रहा है तो किसी दूसरे से आप ले लें, अगर दूसरे से नहीं चल रहा तो आप किसी तीसरे से ले लें। आपके पास मेन ऑप्शन तो 3 है, गूगल है, AWS है और ऑजर है। 3 है, ऑजर माइक्रोसॉफ्ट का है, AWS अमेजोन का है और गूगल। आप तीनों के ऊपर अपने डाटा को स्टोर कराएं या आप उनकी सर्विसेज को इजीली ले सकते हैं। नॉट डिपेंड ऑन वन, किसी एक पर भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे इंसानों में से किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें हमें इंसानों पे वैसे भी डिपेंड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सॉरी फॉर से इस एग्जांपल के लिए, लेकिन
मुझे लगा शायद अच्छी एग्जांपल होगी, लेकिन ये अच्छी नहीं है। इंसानों पे डिपेंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी एक जो आपका गूगल क्लाउड होता है उस पे या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर होता है, आपने उसमें किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करना। हो सकता है किसी एक में कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम आ जाए, और हो सकता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाए, जिस वजह से आप इसको मतलब आपके पास इतना हो ही ना, आप अफोर्ड ही ना कर सकें, और हो सकता है कि वो आप ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम ले। ठीक है, उसके बाद आता है लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड। इसका मतलब होता है सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है, आप लोगों को फुली कंट्रोल नहीं मिलता अपने क्लाउड प्रोवाइडर सिस्टम के ऊपर। क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपका सर्वर एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर हो ही ना, कई बार तो ऐसे होते हैं ना कि फेक भी निकल आए हुए हैं। हो सकता है आपने अपनी हार्डवेयर की सेटिंग चेंज किया है तो आपका क्लाउड सर्वर, ठीक है, और इसमें भी कुछ ना कुछ क्रैशेस आ सकते हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपके जो है डिबगिंग सिस्टम जो होते हैं वो बिल्कुल स्लो पड़ गए हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई, देखो अगर हम अपनी मशीन का यूज कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक मशीन के ऊपर है कि आप अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो किसी एक चीज के लिए लिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, आप उसको एक्सेस तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप फुली कंट्रोल नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर एट अ टाइम आप क्लाउड से कह रहे हैं कि मैंने टेस्टिंग करनी है, मुझे टेस्टिंग टूल दो, और उसी टाइम आप उसको बोल रहे हैं मुझे डीबगिंग टूल भी दे दो, उसी टाइम आप कह रहे हैं कि मेरे हार्डवेयर में ये इशू है तो मुझे इतनी स्टोरेज तुम दे दो, अब एक साथ तो वो काम नहीं करेगा ना आपका क्लाउड जो होता है। तो इस वजह से भी आपको थोड़े इश्यूज जो है वो जो है मतलब देखने पड़ सकते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स इनको बोलते हैं, इनको सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके बाद आता है डाटा कॉम्प्लियंस एंड कंसर्न, यानी इसका मतलब होता है कि आप जो अगर कोई भी प्रोवाइडर क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना रूल है। गूगल क्लाउड का अपना रूल है, अमेजोन का अपना रूल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑजर का अपना रूल है, यानी आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं हर कंट्री के लिहाज से। अगर पाकिस्तान में तीन है तो पाकिस्तान में तीनों को यूज करने के लॉज एंड रूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अमेरिका में यूज करने के डिफरेंट है। हर एक को अपने डाटा प्रोटेक्शन के लिए अपने अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ इसके रिस्क एंड चैलेंजेस। आई होप सो मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किए होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज द प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग यही करेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और यू नो व्हाट, गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो इतना बोला नहीं जा रहा। प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इशू क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो एक तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आप स्पीड टू द वर्ल्ड, यानी दुनिया तेजी से इसकी तरफ जा रही है, लेकिन आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेरा डाटा सिक्योर है, कि किसी और को मेरे डाटा की एक्सेस तो नहीं मिल सकती, क्या कोई लॉस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। तो ये चीजें हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज क्या आ सकते हैं आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है डाटा ब्रीचेस। डाटा ब्रीचेस के बारे में हमने अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, हम अपनी साइबर सिक्योरिटी में, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हम यहाँ से तब से पढ़ते आ रहे हैं। डाटा ब्रीचेस का मतलब होता है कि क्या आपका डाटा सिर्फ ऑथराइज लोग ही एक्सेस कर सकें, लेकिन डाटा ब्रीचेस में क्या होता है, सबसे बड़ा थ्रेट ये होता है कि अनऑथराइज के पास आपका डाटा चला जाता है, आपका सिस्टम हैक हो सकता है। लेकिन ये एक्सपोज होता ही क्यों है, क्या कॉजेज हो सकते हैं कॉमन। एक तो ये हो सकता है कि आपका वीक पासवर्ड है, दूसरा ये कि आपके सर्वर सेटिंग रॉन्ग है, ठीक है, आपने कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं की है, या कुछ इनसाइडर थ्रेट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करना शुरू किया, हो सकता है वो आपके डाटा किसी को दे रहा हो, या फिर आपके सिस्टम में कोई भी मैलवेयर या वायरस अटैक हो सकते हैं। तो ये डाटा ब्रीचेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है, उसने अपना डाटा जो है वो इस बकेट में, AWS की इस बकेट के अंदर स्टोर कराया, लेकिन मिस कॉन्फ़िगरेशन, और जबकि ये जो है आप समझे कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल था, हैकर के लिए तो मुश्किल ही नहीं होगा, वो तो इजीली आपका डाटा जो है वो ले लेगा। इससे क्या होगा कि उस बंदे का, जिसने जिस कंपनी के अंदर अपना डाटा स्टोर कराया था, उससे एक तो उसका क्लाउड कंप्यूटिंग से और उस कंपनी से ट्रस्ट ही उठ जाएगा। तो इसमें ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वन इज द रेगुलेटरी कॉम्प्लियंसेस। इसमें क्या होता है कि आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर रीजन के, हर कंट्री के अपने डाटा प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अब जैसे मेजर रूल्स क्या होते हैं कि JDPR यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये यूरोप के लिए है,
HIPAA यानी हेल्थ डाटा रेगुलेशन इन द यूएस के लिए है। PDPA एंड CCPA ये जो होते हैं ये अदर कंट्रीज और रीजन्स के अंदर ये कॉमनली यूज होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानी ऐप स्टोर जो होते हैं वो यूरोपियन यूजर्स के लिए डाटा स्टोर कराते हैं, तो उसको मस्टली जो है वो GDPR रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो उसको हैवी फाइन जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस आ सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद इंक्रिप्शन इन द क्लाउड यानी डाटा को सिक्योर बनाना। इसमें क्या होता है, आपका जो भी डाटा होता है आपने उसमें इंक्रिप्शन जो होता है, 2 वे वेरिफिकेशन होते हैं, ये सारी चीजें ऑन रखनी पड़ती हैं। इसमें क्या होता है कि आपका डाटा जो होता है जब आप क्लाउड पे स्टोर करा रहे होते हैं ना, तो पहले तो वो अनरीडेबल फॉर्मेट में जो होता है वो स्टोर हो जाता है। तो जब आप उससे डाटा को एक्सेस करते हैं तो वो रीडेबल फॉर्मेट में आपके पास मिल जाता है, इनक्रिप्ट होकर और फिर डिक्रिप्ट होकर आपके पास आ जाता है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी इजीली आपके डाटा को लीक नहीं कर सकता है। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप की इंक्रिप्शन होती है, एट रेस्ट, इन ट्रांजिट। यानी कि आप डाटा को स्टोर करा रहे हैं तो आपने उसको इंक्रिप्ट कराना है, जब आप डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इंक्रिप्टेड डाटा ही ट्रांसफर होगा, और जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो वो डिक्रिप्ट होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि कौन डाटा को एक्सेस कर सकता है। हम जानते हैं कि सिर्फ ऑथराइज लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं भाई, और कोई तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको रूल्स एंड परमिशन जो होते हैं वो असाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स यानी फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे पासवर्ड है या OTP है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी HBL की ले लेते हैं। उसमें भी ये होता है कि आपने पैसे सेंड करने से पहले कंफर्म करना होता है कि क्या आप जिस बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, क्या एग्जैक्ट वही बंदा है ना। अगर है तो फिर आप अपना OTP डालें और पैसे सेंड हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपने लॉग्स को रखना है, ठीक है, कीप लॉग्स ऑफ हु एक्सेस व्हाट। आपके पास लॉग डाटा होना चाहिए, जैसे कॉल लॉग्स होते हैं ना, कॉल लॉग्स में क्या होता है पता लगा लेते हैं किसने किसको कितने टाइम पे क्या कॉल की थी। तो इसी तरह आपको भी अपने लॉग्स रखने पड़ते हैं कि किसने कब आपके डाटा को एक्सेस किया था और क्या डाटा आपका एक्सेस किया था। उसके बाद हमारे पास 5th वन आता है विच इज द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइडर ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं होता, कस्टमर भी जिम्मेदार होता है। जैसे प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो आपको सिक्योर डाटा प्रोवाइड करते हैं फिजिकली सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। उनका नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सेव होता है, हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो कस्टमर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो देखें कि उनका डाटा कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर प्रोवाइडर क्या देता है कि हाँ भाई तुम्हारा डाटा सिक्योर है ले जाओ, कभी भी ऐसे लेकर मत जाओ जब तक आप लोग खुद अपना जो है उस पर ट्रस्ट ना रख लें, जब तक आप खुद चेक ना कर लें कि हाँ भाई मेरा डाटा वाकई में स्कोर है ना, सिक्योर है ना। अगर है तो देन आप अपने डाटा को लें, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो आई थिंक सो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए मज़ेदार लेक्चर्स के साथ। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिए। आपका एक लाइक और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग।